नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज कुल हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो है वो किस लेखक की रचना है। कुरुक्षेत्र जो है वो किस लेखक की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की, कि जयशंकर प्रसाद की, कि रामधारी सिंह दिनकर की, कि महादेवी वर्मा की। तो बताइएगा सभी लोग। कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, पूछ लिया जाए सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन कौन सी हैं। तो बीड़ा है, बीड़ा, पल्लव ये रचना जो है वो सुमित्रानंदन पंत की है। और जयशंकर प्रसाद की पूछ ली जाए तो कामायनी, लहर, आंसू और झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर महादेवी वर्मा की रचनाएं पूछ ली जाएं तो कौन कौन सी हैं इनकी। दीपशिखा, रस्म, निहार, नीरजा और गिल्लू जो है, गिल्लू, ये गिल्लू रचना जो है ये भी महादेवी वर्मा की है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारा। पार्वती मंगल के रचनाकार कौन हैं। केशवदास हैं, कि तुलसीदास हैं, कि सूरदास हैं, कि कबीरदास हैं। तो पार्वती मंगल के रचनाकार कौन है बताइएगा। तुलसीदास, ये तुलसीदास जो हैं इन्होंने पार्वती मंगल की रचना की है। अगर पूछ लिया जाए केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं तो कविप्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचना है। और सूरदास की पूछ ली जाए तो सूरसागर और सूरसारावली, ये सूरदास की रचना है। और कबीरदास की पूछ ली जाए तो इन्होंने साखी, शबद और बीजक, ये रचनाएं जो हैं वो कबीरदास की हैं। तो पार्वती मंगल ये तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। इसमें पूछ रहा है संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है। चा है, कि त्रा है, कि ज्ञा है, कि री है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये री, ये संयुक्त वर्ण नहीं है। और जो छा जो है वो का और सा से मिलकर बनता है, का प्लस सा से मिलकर बनता है। और त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों। और ज्ञा जो है वो जा और वहाँ से मिलता है। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा होता है, ये संयुक्त वर्ण होता है। ये जो है सा और रा से मिलकर बनता है, ठीक है, सा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये री, ये संयुक्त वर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। फा, की वा, या, रा, का, चा, टा, ठा। तो दंतोष्ठ से कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं। ये फा और वा है, ये दंतोष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। अगिन, आदमी, स्टेशन, की आम। बताइएगा सभी लोग, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आम जो है ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है और ये विदेशी शब्द है और ये संकर शब्द है स्टेशन। तो आम जो है वो तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, कि जातिवाचक संज्ञा का,
कि समूहवाचक संज्ञा का कि भाववाचक संज्ञा का। शिव जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कि निश्चयवाचक सर्वनाम? तो दोस्तों हमेशा याद रखना वह और यह, ये जो हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वह जो है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग इसको लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। तो इसमें पूछ रहा है क्रिया विशेषण कौन से वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उमा बहुत पढ़ती है। ये बहुत जो है वो पढ़ती है कि विशेषता बता रहा है। पढ़ना एक क्रिया है और ये पढ़ने की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाक्य में जो है वो ये बहुत है, ये क्रिया विशेषण है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि संयोजक क्रिया है कि यौगिक क्रिया है? बताइएगा सभी लोग। सभी लोगों के आंसर बहुत ही सही आ रहे हैं। ये अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पर कर्म का अभाव है। इस वाक्य में जो है वो कर्म का अभाव होता है। जहाँ कर्म का अभाव होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। लघुर में कौन सी संध है? बताइएगा सभी लोग। अयाद स्वर संध है कि दीर्घ स्वर संध है कि वृद्धि स्वर संध है कि यड़ स्वर संध है? बताइएगा लघुर में कौन सी संध है? इसमें दीर्घ स्वर संध है। लघु धन ऊर्म इसका हो जाएगा। लघु धन ऊर्म, ऊर्म इसका सही संध विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संध है लघुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हितै धन एसी, हित धन एसी, हित धन एसी, ही धन एसी? बताइएगा सभी लोग। नहीं, ये बी जो हित धन एसी नहीं होगा। ये जो है ये सी वाला सही हो जाएगा। हित धन एसी होगा, हित धन एसी। ये बड़ी ए नहीं इसमें बनेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हित धन एसी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता की मूर्खता की निद्रा? बताइएगा सभी लोग। इसमें कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? सुंदरता अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है ये। मूर्खता भी स्त्रीलिंग है, निद्रा भी स्त्रीलिंग है। ये कपट जो है ये पुल्लिंग है। कपट अच्छा होता है कि अच्छी होती? कपट जो है अच्छा, कपट अच्छा, अच्छी जिस बार अच्छा अच्छी लगाकर आप जिस बात का प्रयोग करेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कपट जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, निसंदेह, शोकाकुल की भरसक? बताइएगा सभी लोग किस शब्द में जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शोकाकुल में है, इसमें अव्ययीभाव समास नहीं। आमरण में इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। निसंदेह में नी लगा है, नी उपसर्ग लगा है। और भरसक में भर उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। शोकाकुल है, ये तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास है शोकाकुल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस शोकाकुल में अव्ययीभाव समास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? सर, तन है, अद्र है कि तुरंग है? तो बताइएगा सभी लोग, पर्वत का पर्यायवाची क्या है? अद्र जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरंग ये घोड़ा का होता है, ठीक है, तुरंग ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अद्र जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है उदक। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? जल का है कि नदी का है कि झील का है कि पहाड़ का है? बताइएगा सभी लोग। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो बताइएगा उदक जो है वो किसका पर्यायवाची है? उदक है वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में राजतंत्र का विलोम शब्द है? गणतंत्र है कि स्वतंत्र है कि परतंत्र है कि प्रजातंत्र है? तो राजतंत्र का इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है, तो बताइएगा। राजतंत्र का विलोम शब्द है वो स्वतंत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? छव्य होगा, हव्य होगा कि कुंड होगा कि श्रव्य होगा? तो बताइएगा। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हव्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों। सुख तथा दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? समदर्शी कहते हैं इसको, कि निर्लिप्त कहते हैं, कि संलिप्त कहते हैं, कि मनुष्य कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। तो इसको क्या कहते हैं? सही से आंसर दीजिएगा सभी लोग। हाँ, इसको निर्लिप्त कहते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसको निर्लिप्त कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक दिन 7:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट हम कराते हैं, तो सभी लोग 7:30 बजे ऑनलाइन आ जाया करें। 7:30 बजे, ठीक है। प्रत्येक दिन जो है वो 7:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट होता है हिंदी का, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सुपर टेट, यूपी टेट आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो प्रत्येक दिन 7:30 बजे आना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। आकार, आकार का सही अर्थ क्या है? खान या शकल, शकल या खान, अभ्यस्त या कष्ट, कष्ट या अभ्यस? तो बताइएगा। आकार, आकार का सही अर्थ क्या है? खान और शक्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आकार माने होता है खान और शक्ल वो आकार को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध है कि अध है कि अध है कि आ है? तो बताइएगा सभी लोग। अध्ययन में जो है वो अध उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, पन प्रत्यय नहीं है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो पन प्रत्यय किसमें नहीं है? बचपन की, अपनापन की, जलमय की, लड़कपन। तो ये जलमय में पन प्रत्यय नहीं है। बचपन में भी पन प्रत्यय है, अपनापन में भी पन प्रत्यय है और लड़कपन में भी पन प्रत्यय है, पर ये जलमय में जो है वो पन प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। गर्दन उठाना, पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना कि बहस करना। गर्दन उठाना जो है वो किस मुहावरे का अर्थ है, तो प्रतिवाद करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावधान बायस पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं का समान मूल्य, सभी वस्तुओं को एक जगह रखना, मन में चोट होना। तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी वस्तुओं को एक समान समझना जो है सावधान बायस पंसेरी का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि संदेह वाक्य है, बताइएगा। तो वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। यहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और ये जोड़ने के का काम जो है वो इसलिए कर रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दो वाक्य जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य होगा, और जहाँ पर किंतु परंतु लगे हों वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। कि, जो, कि आदि शब्द लगे हों वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादबोधक है कि आज्ञावाचक है कि संदेहवाचक है कि संकेतवाचक है? तो बताइएगा। उसने सोचा होगा ये संदेहवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी, बताइएगा इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये भर्त्सना जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भर्त्सना ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा भर्त्सना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 बताइएगा। ये प्रश्न जो है वो अलंकार से है, तो इसमें बताइएगा कौन सा अलंकार है। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि पुनरुक्त अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है मनो शब्द जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर मन मानो जन जानो जनू जन जानो आदि शब्द मिल जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामण किसकी रचना है? चिंतामण हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाबू श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की कि रामचंद्र शुक्ल की? तो बताइएगा। चिंतामण जो है दोस्तों वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है, पूछ लिया जाए सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? तो मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो चिंतामण जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य का लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद की हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो बताइएगा। शिक्षा का उद्देश्य जो है डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था गणेश पर, चिदुलास पर, समाजवाद पर कि आर्यों का आदिदेश पर? तो बताइएगा सभी लोग। डॉक्टर संपूर्णानंद को जो है वो मंगला प्रसाद पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? तो बताइएगा। तो डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों,
तो प्रत्येक दिन 7:30 बजे आपको हिंदी का लाइव टेस्ट मिलता है। तो सभी लोग 7:30 बजे आ जाया करें। जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी प्लस, यूपीएसआई, सुपर टेट, यूपी टेट आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 7:30 बजे। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद।